बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। मैं हूं जब्बार खान। जी हां, अगला 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज वित्त मंत्रालय की तरफ से अब से कुछ ही पलों में दूसरी किस्त का अनाउंसमेंट आज किया जाएगा। यानी कि कल जो आर्थिक पैकेज जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसकी डिटेलिंग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल शुरू की, कल पहली किस्त वो थी और आज उसकी दूसरी किस्त के बारे में जानकारी दी जाएगी। तुम्हारा ये जा रहा है कि आज किसानों के लिए, मजदूरों के लिए या फिर कुछ और मिडिल क्लास के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं आज हो सकती हैं। जाहिर तौर पर मौजूदा वक्त में जिस तरीके से आर्थिक विकास दर की स्थिति है कोरोना की इस वैश्विक महामारी के दौर में, और ये तो कोरोना की वजह से है, मगर कोरोना के पहले के हालात को अगर देख लीजिए तो जिस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, उसको पटरी पर लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, उन प्रयासों का नतीजा कितना निकला या नतीजा निकलता उससे पहले आफत पर आफत आ गई कोरोना की शक्ल में। अब से थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। क्या क्या चीजें उसमें हो सकती हैं, किन चीजों को लेकर के आज सरकार का फोकस होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20 लाख करोड़ रुपयों का पैकेज तो मैं देश को दे रहा हूं, जो कि हमारी जीडीपी का 10% है। यानी कि एक बहुत बड़ा पैकेज, एक ऐतिहासिक पैकेज कई सारे देशों का माना ऐसा जा रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए, ये अब पैकेज क्या उस पैकेज का हिस्सा है जो टोटल हमारा बजट करीब 30 लाख करोड़ रुपए है, उसी बजट में से 20 लाख करोड़ रुपए निकाले जा रहे हैं, या फिर उस 30 लाख करोड़ रुपए से हट करके ये पैकेज होगा? इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जो हमारे सेक्टर्स हैं देश में, या हमारा देश जिन बिंदुओं पर चलता है, अलग अलग जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के रियल एस्टेट या दूसरे तमाम चीज़ों में जो नुकसान हुए हैं, खासतौर पर बीते 3 से 4 महीनों में बहुत बड़ा नुकसान सामने आया है। उन नुकसान की भरपाई के लिए या चीज़ों को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश, लेकिन ये कोशिश कितनी बड़ी है, इस कोशिश से कितनी कामयाबी हासिल होगी? हमारे साथ में 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, दोनों की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ में अजय शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अक्सर आप टीवी डिबेट में हमारे इन दोनों पैनलिस्ट को आप देखते रहते हैं। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं आर्थिक विश्लेषक के तौर पर मनीष गुप्ता जी। आप दोनों लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया के साथ में स्वागत है, आप लोगों ने वक्त निकाला। अजय शर्मा जी, शुरुआत में इस वक्त, इससे पहले कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो, मैं जल्दी से कुछ सवालों की तरफ आप दोनों लोगों की तरफ आ रहा हूं। प्रधानमंत्री के जरिए घोषणा किया जाना और करीब 40-45 मिनट तक प्रधानमंत्री का बोलना, फिर कल निर्मला सीतारमण आती है, उन्हीं बातों को लेकर के बातों को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू करती है, और बाद में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी हिस्से में जाकर के अनाउंसमेंट का सिलसिला शुरू होता है। बहुत सारे लोगों की तरफ से यह कहा गया कि जो पैकेज आया है, इस पैकेज को लोगों के बीच में जानकारी नहीं दी गई कि जो हमारा बजट है देश का, उस बजट के 30 लाख करोड़ के ही हिस्से में से ये है या अलग से इसे सरकार ने प्रावधान किया है? कैसे इसे समझे? देखिए, वही है, तभी थोड़ी देर पहले भी ये बात मैं कह रहा था। अच्छा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला है, कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा तो उन्होंने कहा कि जो पिछली वाली राहत है इसको भी इसमें जोड़ लिया जाए। तो जो पिछली वाली राहत को हमने कैलकुलेट किया तो जो है लगभग 9.74 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास वो पहुँच रही है, और जो बचता है वो 10.26 है। तो क्या ये वो 10.26 का वो अनाउंसमेंट कर रही है निर्मला सीतारमण? दूसरा, जो आपने जहाँ से शुरुआत की, जो बजट में 30 लाख करोड़ की बात हुई थी, क्या उसमें से ये निकालकर 20 लाख करोड़ की बात हो रही है? तो ये चीज़ें खुलकर सामने अभी तक नहीं आई हैं, यदि ये इतना है। दूसरा, जो एक देश के प्रधानमंत्री का जो एक स्टाइल है, मैं जब देख रहा था बिहार के समय में कि कितना पैकेज दूँ मैं, वो भी हमने सुना कि इतने पैकेज की उस वक्त बात हो रही थी। तो क्या ये पैकेज जो है वाकई, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दरअसल सिंबलिज्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? एक मैसेज बेहतर जाना चाहिए, दिखना चाहिए कि दरअसल सरकार कुछ कर रही है, बड़े कदम उठा रही है। जैसा कि आपने बिहार का जिक्र किया, प्रधानमंत्री बोली लगा रहे थे, कितना दें? 1000 करोड़, और वो पहुंचा नहीं 18 महीने तक। 3000 करोड़, वो कितना दो? वो पहुंचा नहीं जी, वो पहुंचा भी नहीं।
वो काफ़ी लंबे समय तक बाकायदा एक रेपुटेटेड न्यूज़पेपर ने उसको प्रिंट भी किया कि वो पहुंचा नहीं। तो मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस दिन उन्होंने बोला उस दिन उन्होंने देश के उन मजदूरों के बारे में नहीं बोला जो शायद उस टाइम भी सड़क पर चल रहे होंगे, जिनका देश इंतजार कर रहा था। ये वो मजदूर जिनका इंतजार कर रहे थे कि शायद हमारे लिए कुछ बोलेंगे, जिनके परिवार वालों ने न जाने कितने लोगों ने पैदल चल चल करके अपनी जिंदगियां गंवाई, बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए, लोग भूख से मर गए, उनके बोलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन एक रिएक्शन मनीष गुप्ता जी, इस आर्थिक पैकेज से हम अपनी मुश्किलों से उबर सकेंगे या थोड़ी राहत बस मिलेगी? देखिए, जो कल की पहली किस्त की बात अगर मैं कहूं तो हमें लगता है कि ये बड़ा लाभकारी होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। हमें तात्कालिक लाभों की भी आवश्यकता है। इमीडिएटली पब्लिक को, गरीब दलित मजदूर किसान लोगों को महसूस भी होना चाहिए कि कुछ अंदर आया। लेकिन जिन नुकसानों की भरपाई हुई है, जिसे भी दलित मजदूर की बात जी, जिन नुकसानों की भरपाई हुई है, हम चाहेंगे अपने पेशार से कि जैसे निर्मला सीतारमण बोलना शुरू करें। चलिए, बोलना शुरू हुई हुई announcements towards building a Atmanirbhar Bharat. The slides will go on, but before we start the slides, just want to let you know that today's initiatives, which are getting announced as a part of the second tranche that we are announcing today, focuses on migrant workers, street vendors, small traders, self-employed people, small farmers. And when I say small farmers, there are a few items we say. So in all, about 9 steps that I will be announcing today. 3 relating to migrant workers, 1 related to the Sishu loan within Mudra, 1 related to street vendors, 1 housing, 1 related to employment generation largely for tribals and in those in the tribal pockets, and 2 related to farmers, particularly small farmers. But even as I say this, since you have been keenly listening and hearing what we are saying, many of them may have overlaps with the next package that we'll announce. So on farmers, for example, it's not as if I'm giving only 2 steps, nothing more. Arey kisan ke liye chhod de kaam. No, there will be more. But today I'm bringing in 2. Just as I said, in each of the package, we'll keep in mind and prioritize concerns related to migrant workers, poor, those who are, in need, and therefore that will continue. So if I have not spoken about a certain thing today, it's not as if Government of India has forgotten. After all, let's please remember, within hours of having announced the lockdown, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was for the poor, was for transferring cash to the poor, was for giving grains for the poor, and so on. And that's not enough. We will come with more. We are announcing more. So let's not look at each one of the silo as though that was the only thing. As I said earlier, there are tranches of announcements. Many things might overlap. Many of them might get mentioned here as well as mentioned once more somewhere else. So just a broad understanding on that. And before I get to talking about what we are doing on the migrants, I just want to let you know that about 3 crore farmers had availed loans which were given to them earlier in concessional rates, I think, which was direct support to farmers. And those 3 crore farmers had availed of agricultural loans which were over 4 lakh crores. 3 crore farmers who are marginal farmers had already benefited from 4 lakh crores of credit given to them. And
those people who have availed of these credit through the Reserve Bank were also given a moratorium. For the next 3 months, you don't have to pay your EMI and so on. Now, the interest subvention, which is normally given for prompt repayment in time, was extended till March. Now we are extending it up to 31st May 2020. So that is a thing which was already availed of, and for that we are giving a bit of an extension. And in the last 2 months, 25 lakh new Kisan credit cards have been given, which entails that they can take concessional credit. They're actually marginal farmers. So we've not forgotten them. And those 25 lakh new Kisan credit card holders have also been given or sanctioned a loan which totals to 25,000 crores. These are recent happenings. So there may have been a lockdown, but the government was not sitting quiet. It has been attending to a lot of those who are in the margins of our society, who are desperately in need of assistance to carry on with their small work. So that is something which I want to draw your attention to before we move on to today's package. धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो मीडिया के अपने मित्रों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत इस संकल्प को, इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। पिछले 2 दिनों में पूरे देश भर में आपने चर्चा को बदला है, एक सकारात्मक सोच खड़ी हुई है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अगर 2014 में भी देखें तो मोदी जी ने अपने सबसे पहले भाषण में यही कहा था कि ये उनकी सरकार वो जो गरीबों के लिए सोचे, जो गरीबों को सुने, गरीबों के लिए जिए, और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, युवाओं को, महिलाओं को समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, पीड़ित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है। हमें गरीब से गरीब आदमी की मदद करनी है। और पिछले 6 वर्षों में आपने देखा होगा, इस देश में गरीबों के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया। मैं उन योजनाओं पे आज नहीं जा रहा, लेकिन किसान की बात कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान की बात हो, 6,000 हर किसान के खाते में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो। जो गरीब कभी अपनी इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचता था, 22 करोड़ से ज़्यादा गरीबों की इंश्योरेंस करवाने की बात हो। गरीब का बैंक खाता बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी नहीं खुलता था, उन बैंकों का उनका बैंक खाता भी खुला। और इस कोविड-19 की स्थिति में अगर सीधा खाते में पैसा किसी ने भेजा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारदर्शिता के कारण भेजा। तो गरीब की हर समय चिंता किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और कल भी जो आपकी चिंता का विषय था, और हम सब भी देखते हैं कि जो गरीब वापस भी जा रहा है उसकी मदद कैसे की जाए, तो आज हम आप सबके सामने आए हैं। कल एमएसएमई सेक्टर की मदद की तो 12 करोड़ लोगों को ये मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग रोजगार देते हैं। अगर उनकी मदद हुई तो अप्रत्यक्ष तौर पर गरीब मजदूर की मदद भी कल की गई। और कहीं ना कहीं जो इतना सकारात्मक वातावरण बना, लोगों के पॉजिटिव मैसेज आए कि ये अच्छा हुआ, इससे उद्योग को फायदा मिलेगा, छोटे उद्योगों को फायदा मिलेगा, तो इससे गरीब को भी बल मिलेगा। तो आज का जो हम करने जा रहे हैं, गरीब के लिए, प्रवासी मजदूर के लिए और 1-2 बिंदु किसानों के लिए, आज बाकी अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने आएगा। तो इसमें मुझे केवल इतना कहना है, और मोदी जी ने इसको 12 तारीख को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति में, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो पहली घोषणा है, जो हमने अब तक कदम उठाए, वो लगभग 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं। पिछले 3 महीनों में उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है ताकि उनको
उसमें छूट दी गई है कि 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है। इंटरेस्ट सबवेंशन दी है, ब्याज पर सहायता दी है, त्वरित भुगतान यानी कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर इनको इंसेंटिव दिया है, क्रॉप लोन्स पर, और ये भी जो 1 मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। Again, one more thing which I'd like to draw your attention before I go to today's announcements. Liquidity support for farmers and for the rural economy has been happening in the last 2 months. I'm referring only to those things which have happened in March, April, which is the COVID duration, the time when COVID hit us and hit us so badly, resulting in a lockdown. But even then, activities through the banks have been happening. I want to just draw your attention that 63 lakh loans of 86,600 crores have been approved in agriculture area between 1st March and 30th of April. Again, refinancing of nearly 29,500 crores has been provided by the NABARD to all the cooperative banks and the regional rural banks so that they can have onward lending done. And this has happened just in March. Just only in March, NABARD has refinanced 29,500 crores through the rural cooperative banks and the regional rural banks. Then again, you know, rural infrastructure, also through a fund which is operated by the NABARD, is the RIDF, which is the Rural Infrastructure Development Fund. Through this, only again in March 2020, a support of 4,200 crores has been provided for rural infrastructure. So rural areas and their infrastructure work is also being provided for in March alone to the extent of 4,200 crores, and that's happened during the COVID period. And finally, state governments do also get working capital assistance, and to the extent of 6,700 crores have been sanctioned for them to procure agricultural produce, which means they can take things from the farmer, they can provide things to the farmer, and when they procure agricultural produce, that money goes into the hands of the farmers themselves. And what is the amount there? 6,700 crore as working capital was sanctioned for state agencies to do the agricultural produce procurement. That again is money going into the hands of the people in the ground, particularly in the rural areas. I'll go over to the urban poor, but before that in Hindi. कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है पिछला सीजन भी 2 महीने देश के लिए भी और देश के कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, तो उसके लिए पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 करोड़ रुपया है, और इससे बल कृषि क्षेत्र को मिला है। विशेष तौर पर किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। गांव में कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जो फसल की खरीद, कृषि उत्पाद की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल भी, कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। I spoke about the rural areas, rural poor, rural
ये जो कि आर्थिक ऐलान और आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त जो कि आज इस वक्त जारी की जा रही है। हमारे साथ में दो खास मेहमान हैं, अजय शर्मा जी, मनीष गुप्ता जी। हम बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे और बीच बीच में इन प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें आपको सुनवाते भी रहेंगे। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं मनीष गुप्ता जी, सरकार की तरफ से अभी तक जितने ऐलान किए गए, खासतौर पर ये किसानों के लिए जो ऐलान किया जा रहा है, अभी तक ये बताया जा रहा है कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने बीते 3 महीनों में क्या किया, लॉकडाउन के बीच में हमने कितने लोन दिए, लोन पर ब्याज दर कितना किया, कितना मुफ्त किया, उसकी तारीख कितनी बढ़ाई। सबसे पहला जो आम जनता जिसे समझना चाहती है, क्या लोन दे दे करके, लोन पर ही आश्रित करके, लोन पर ही उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है? देखिए, इसको अगर दोनों एंगल से देखते हैं, पॉजिटिव एंगल से और अपोजिशन के एंगल से। पॉजिटिव एंगल से अगर आप देखें तो आप सही मामलों में मायने में मुफ्तखोरी की आदत से देश को बचाना चाहते हैं। आज हर गरीब जनता ये चाहती है कि मुझे बस लोन दे दो और वापस ना लो और मुफ्त पैसा बांट दो। मुफ्तखोरी के शब्द से मुझे दिक्कत है। दिक्कत इस बात के लिए कि सरकारें तो जो चीज होना चाहिए लोगों के लिए वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। मुफ्तखोरी कहां? दिल्ली सरकार के लिए लोगों ने कर दिया मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अरे भाई, सरकारें लोगों की जिम्मेदारियों के प्रति वो चीज कर ही नहीं रही है। अगर कोई सरकार किसी को मान लीजिए मुफ्त में भी दे रही है तो क्या मुफ्तखोरी की आदत डाल रही है? मुझे इस बात से बड़ी दिक्कत है मनीष गुप्ता जी कि मुफ्तखोरी होती क्या है। क्या लोगों के लिए जिस किस्म के प्रावधान होने चाहिए सरकारें वो नहीं करती हैं, और अगर कोई सरकार करती है तो मुफ्तखोरी हो गई। देखिए, एक देश में जहां 130 करोड़ की जनसंख्या हो, वहां आप सबको पैसा बांट बांट कर सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोन देते हैं और सबको यह पता है लोन मिल रहा है, चुकाना भी पड़ेगा और ब्याज भी देनी पड़ेगी, अगर हम नहीं चुकाएंगे तो आगे प्रोसीडिंग्स होंगी, एटलीस्ट मेरा नाम खराब होगा, सिविल में नाम आ जाएगा। सिर्फ वही व्यक्ति लोन लेगा जो जरूरतमंद है, वही व्यक्ति लोन लेगा जो कागज दिखाएगा, ध्यान रखिए, वही व्यक्ति लोन लेगा जिसका कोई ट्रैक है व्यापार करने का। इसका अर्थ यह है कि मोदी सरकार सिर्फ कर्मचारी को, काम करने वाले को, व्यापार करने वाले को लोन देना चाहती है, मुफ्त बांटने को वो पैसा नहीं निकाल रही है। अब इसके दो फायदे समझिए, इसके दो फायदे समझिए। हमने 1000 रुपए इनको दिया, उनके खाते में पहुंचाए। मैं वही कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि मुफ्तखोरी की आदत डाली क्यों जा रही है? ये मैं इसमें बीच में कुछ कहना चाह रहा हूं मनीष जी से। उद्योग लगाने के लिए आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए तो कीजिए, मगर किसानों से या दूसरे लोगों से अभी 2-3 महीने पहले तक, लॉकडाउन पहले से छाती पे चढ़ करके सरकार और कंपनियां और जो है बैंक कर्ज उनसे वसूली कर रही थी। उसी पर कि आपको देना होगा। अब ये कह रहे हैं मजदूरों से कौन से कर्ज की वसूली? मेरा कहना यह है कि आप मजदूरों से कौन से कर्ज की वसूली की है? मैं ये कह रहा हूं क्योंकि हम लोग इस चर्चा को समझने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आइडियोलॉजिकल क्लैश यहां पर हो, लेकिन इन सबको पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं, किसी शख्स को पैसे की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसकी जिंदगी बेहतर तौर पर चल सके। सरकार गरीब मजदूर किसानों के स्वास्थ्य को फ्री कर दे, शिक्षा को फ्री कर दे, उनकी जो ऐसी तमाम चीजें उसको फ्री कर दे। फ्री करने की बात तो की जा रही है, लेकिन आप बात समझिए, शिक्षा इस समय ऑलमोस्ट देश में फ्री ही है। अरे क्या बात अच्छे से याद है, आज भी किसी भी सरकारी स्कूल में कोई शिक्षा सरकारी स्कूल नहीं, गाली लगती है। अरे तो भैया समझिए, जो व्यक्ति व्यापार कर रहा, आप ना जाइए ना, गाली लगती है सरकारी स्कूल। आपको लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा कॉन्वेंट स्कूल में? सरकारों ने एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करके, तो बिल्कुल इसी तरह सरकारी हॉस्पिटल भी गाली लगेंगे आपको। एग्जैक्टली, गाली लगती है। तो वो सुधारने की आवश्यकता है। उसी बात पर आना चाहता हूं। कौन सुधारेगा उसको? सरकार सुधारेगी। स्कूलों के लिए कोई राहत पैकेज क्यों नहीं है? उसको देते हैं आप। जो कोविड-19 से हम लड़ रहे हैं उसके लिए कोई राहत पैकेज क्यों नहीं है? उसके लिए कुछ मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, दवाइयों के लिए कुछ कहते हैं, वो कुछ नहीं है। दूसरा, मैं इसको छोड़ देते हैं, आप ही की तरफ आते हैं मनीष जी। आपने जो बात कही क्या आप भूल गए हैं लोन के ऊपर? क्या जो मौजूदा सरकार है इसने इससे पहले क्या लोन नहीं दिए? उसका क्या फायदा हुआ है? सन 2016 में जो बैंक करप्सी को लेकर जो आया था, उसमें लगभग 20,000 कंपनियां दिवालिया घोषित कर दिया। कुछ यहाँ से बाहर चले गए, बाहर निवेश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में भी इनके किया, और इस समय में तो विशेष तौर पर हम लोगों ने आपदा राहत के माध्यम से जो फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से उपलब्ध,
उनको हमने राज्यों को करवाया, ये लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, ताकि इन लोगों को इसमें से राहत दी जा सके, आपदा राहत हो सके, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और यही नहीं, हाइजीन का ख्याल रखते हुए 3 मील्स एक दिन में प्रति व्यक्ति के लिए इन शेल्टर होम्स में उपलब्ध करवाई गई, ऐसा प्रावधान वहां पर करवाया गया। और जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, जिसको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कहते हैं, ऐसे 12,000 स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1,20,000 लीटर सैनिटाइजर्स का उत्पादन किया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस संकट की घड़ी में हमारे काम और एक बड़ा काम देश के लिए स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों ने किया है। यही नहीं, 7200 नए स्वयं सहायता समूह इस समय में बनकर और शुरू हैं पिछले 2 महीनों में। और जो रिवॉल्विंग फंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पैसा एक पोर्टल के माध्यम से हमने शुरू किया था गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट, अब उसको पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में शुरू किया जाएगा ताकि इनको और लाभ मिल सके। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब हमने घोषणा की थी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए उसकी लिमिट कर दी थी, तो इससे भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद मिलेगी। There's definitely a lot of concern and a legitimate concern about my. तो ये जो ऐलान इस वक्त किए जा रहे हैं, जिस ऐलान में ये है कि किसानों के लोन से लेकर के SDRF के लिए 11,000 करोड़ रुपयों के ऐलान किए गए हैं। जी अजय शर्मा जी, आप अनुराग ठाकुर के बोलने से पहले आप कुछ अपनी बात कर रहे थे, उसको पूरा कर लीजिए, फिर मैं सवाल लेता हूं। मैं मनीष जी से वही बात कर रहा था, जो अभी आप लोन की बात कर रहे हैं कि कौन लेके भाग जाता है या कौन कैसे क्या वसूली होती है। क्या आपको 2016 का वो बैंक करप्सी को लेकर रूल याद है, क्या हुआ था और कितनी कंपनियों ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था? या अभी हम हाल ही में बात करें किस तरीके से मेहुल चौकसी को लेकर या नीरव मोदी को लेकर जिस तरीके से लोन माफ कर दिया गया। इंसॉल्वेंसी पे क्लियर करिए, आपने क्या पूछा है? आप बात को घुमा रहे हैं, कुछ क्लियर बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। तो 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के किस रूल की बात कर रहे हैं, बताइए। है ना, देखिए जिस तरीके से मैं इसके टेक्निकल पेज में नहीं जाना चाह रहा हूं, यहाँ पर बात यह है कि जो लोन का जो कल्चर है और लोन लेने के बाद जो लोग चुकाते नहीं हैं, ये चले जाते हैं और उसके बाद जो है हम उनको सिर्फ देखते रहते हैं। तो आप जो लोन दे देकर जो है आत्मनिर्भर नहीं बना सकते, सीधी सी बात से। आप इसको दूसरे एंगल से देखिए, सरकार अपनी बैलेंस शीट को फिट रखे हुए है। लोन दिया तो बैंक का नुकसान नहीं हुआ, बैंक की इनकम क्रिएट हो रही है। अगर हम पैसा बांट देंगे तो हमारी पूंजी खत्म हो जाएगी, दोबारा दे भी नहीं पाएंगे। तो अपने आप को खाली कर लेना इज नॉट ए गुड आइडिया। ऐसे में सरकार जो कर रही है सरकार के पास पैसे ही ठीक है। सरकार तो कह रही है सरकार के पास लेना, सरकार के पास पैसा, सरकार ने उस पैसे RBI से पैसा ले लिया सरकार ने। सरकार तो ये कह रही है कि उसके पास पैसा है कहां, लाएगी कहां से? सर सवाल तो यही है। भाई देखिए, कोई भी विकासोन्मुख सरकार के पास कभी पैसा नहीं होता है। आज अगर आप देखिए मुकेश अंबानी किस जद्दोजहद में लगा हुआ है, अपने आप को लोन फ्री करना है। यानी कभी जो विश्व का नंबर 2 या नंबर 4 होता था, भारत का कई सालों से नंबर 1 का जो धनी व्यक्ति है वो भी ऋण के जाल से मुक्त नहीं है, होना चाहता है। तो यही मैं कह रहा हूं, जो विकास उन्मुख है लगातार एक्सपांशन करना, नई इंडस्ट्री, नई फैक्ट्री, नई टारगेट, नए बिजनेस, नए एडवेंचर, नई एंटरप्राइज। देश में भी वही हो रहा है। नई सड़कें, नए जलपोत, नई रफाइल और नए हथियार, नई सड़कें बन रही हैं, नई रेलें बन रही हैं, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इन सब पर पैसा खर्च करना है। अब जो ये आपदा आई है, महामारी आई है, इससे बचाने के लिए स्रोत जितने पैसे हैं उस पैसे को जल्दी जल्दी आने का स्रोत क्या है? देखिए, पैसा आने के 2 ही स्रोत होते हैं, या तो इंटरनल एक्रूअल से पैसा आता है या नोट छाप के पैसा आता है। नोट छाप के पैसा, नोट तो आप ऐसे नहीं छाप सकते की नोट छाप कर पैसा बनाने की तकनीक राजीव गांधी मनरेगा के माध्यम से कैसे की जाए, उसके लिए भी हम योजना लेकर आए हैं। और अब तक 14 करोड़ 62 लाख पर्सन डेज जनरेट किए जा चुके हैं 13 मई तक, और इस पे कुल खर्चा लगभग 10,000 करोड़ के लगभग किया जा चुका है। जो काम ऑफर किया गया है वो 2.33 करोड़ जो काम मांगने वाले हैं उनको कल तक किया गया, और ये लगभग 1,87,000 ग्राम पंचायतों में किया गया है। इसमें 40 से 50% लोगों ने अपनी एनरोलमेंट की है, रजिस्ट्रेशन की है। पिछले साल के मुकाबले
पिछले साल के मई महीने के मुकाबले ज़्यादा लोगों ने की है। यानी कि अगर पिछले साल 100 ने की थी तो इस बार 140 से 150 लोगों ने की है। उस तरह से उसका आंकड़ा लगभग बड़ा है। और एक विशेष मुहिम पूरे जिलों में देश भर में चलाई जा रही है कि ये जो वापस यहाँ से हमारे प्रवासी मजदूर गए, अगर वो चाहें तो वहाँ पर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर काम ले सकते हैं। और इसके लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दे दिए गए हैं। और यही नहीं, 182 रुपया जो उनकी दिहाड़ी होती थी अब उसको बढ़ाकर भी 202 रुपये कर दिया गया है। Again, before I go over to specifying what programs we have for the second tranche, one quick look. जी मनीष गुप्ता जी, अब सवाल ये है कि ये सरकार का ये इस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या समझे? रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है, हमने 3 महीने में ये चीजें दी। देखिए, ये बजट 2020 का पार्ट 2 है। सरकार को मौका मिला था कि बजट को रिवाइज करके जो पुरानी बजट में जो इश्यूज थे उनको हटा दें, नई सिचुएशन को कोप अप करने के लिए कैसे फंड को कहां एलोकेट करते हैं और इसमें कितना कम से कम देकर ज्यादा से ज्यादा दिखा लें, ऐसा प्रयास चल रहा है। ये कम से कम देकर के ज्यादा से ज्यादा दिखाने का प्रयास है। मैं वही कहा शर्मा जी, बिल्कुल जो मैंने शुरू में कह दिया था, फील गुड, यही समझता हूं। फील गुड वाली बात है कि ये वही है। मैं मनीष जी से सहमत हूं यहाँ पर कि यह फील गुड कराने वाली बात है कि हाँ ठीक है, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो लेकिन जो आंकड़ा भी मैंने देखा शहरी गरीबों के लिए अच्छा लग रहा है। शायद मैं समझ रहा हूँ कि जैसे मनरेगा में जो है मजदूरों को काम दिया जाता है गांव में देहात में, क्या शहरी मजदूरों को भी ऐसा कुछ काम दिया जाएगा जिसमें उनकी दिहाड़ी कुछ फिक्स कर दी जाएगी? तो ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मगर मनरेगा में अब कितना काम होता है सर? आप देखिए ना, क्या मनरेगा के जरिए क्या काम होता है? अब जेसीबी के जरिए सड़कें बनाई जाती हैं, खुदाई होती है, तालाब की खुदाई होती है, किसी गाँव में एक आध तालाब या कुछ ऐसी चीजें होती हैं और ऑन पेपर तो हो रही होंगी, अभी भी ऑन पेपर तो हो रही होंगी। वो पैसा किस स्तर पर उनके खाते में कैसे कितना पहुंचता है, अभी भी ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर के कैसे उसको प्रताड़ित करते हैं। कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें कही जाए। देखिए वही जहां चीज है, व्यक्ति को काम ना करना पड़े और मामूली काम करके पैसे मिलने लगे तो बीच के दलालों की कुदृष्टि पड़ ही जाती है और वो सब अपना हिस्सा मांगने लगते हैं। आपने फिर जो है मजदूरों को कह दिया कि काम ना करना पड़े, फिर आप समझ नहीं रही है। मैं मनरेगा की बात कर रहा हूं। मनरेगा में जहां आदमी को काम ही नहीं करना, मामूली सी खुदाई करके मजदूरी मिलनी है, तो दलालों की दृष्टि तो पड़ेगी कि भाई तू काम नहीं करता, तुझे 300 रुपए क्यों मिले, हम तुझे 200 देंगे, नहीं तो किसी और का नाम डाल देंगे। वो कहेगा ठीक है 200 ही दो। अब बात को समझिए, हमें अपने आप को स्ट्रक्चर करना होगा। ठीक यही मोदी हिट कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि लोकल आप बनाइए टारगेट लेकर। वो लोग जो टारगेट लेस काम कर रहे हैं, काम करना है इसलिए काम कर रहे हैं, नहीं, आप स्ट्रीट वेंडर बनिए, आप सब्जी बेचिए, फल बेचिए, मूर्ति बनाइए। अभी योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट में भी पढ़ रहा हूं सोशल मीडिया पर, वो कहते हैं भाई गौरा गणेश की, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाने के लिए चाइना से थोड़ा इंपोर्ट करेंगे, उसको हिंदुस्तान में गोरखपुर में टेराकोटा से बन सकती है। अरे तो पहले भी बनती थी, आप चाइना का इंपोर्ट बंद कर दीजिए। नई चीज नहीं होगी सर, ये तरीका मनीष गुप्ता, ये नई चीज नहीं है, ये तो पहले से फील नहीं है, तो सदियों से चला आ रहा है। मूर्तियों से लेकर के बर्तन से लेकर के दूसरी चीजें की फील नहीं आई है। स्वदेशी चीजें तो बनती आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। लेकिन आपने ये मुद्दा उठाया है, बहुत सारे लोग इस पर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। देखिए मोदी कहते हैं कि लोकल के लिए वोकल होइए। इसको किस तरीके से समझा जाए? मैं बताता हूं। क्योंकि अगर लोकल ब्रांडिंग, इंडियन ब्रांडिंग की बात आप करते हैं तो फिर आप सारे सेक्टर्स में, सारी चीजों में आपने एफडीआई किस तौर पर कर रखी है? देखिए मैं कहता हूं जहां तक संभव हो। देखिए सरकार की नीति में नहीं है, सुनिए सरकार के कहने, सरकार की नीति में और काम में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। सर बात सुनिए, अगर कोई प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बन रहा है और हिंदुस्तान में पॉपुलर हो गया, आज उसमें एफडीआई विदेशी है, कल को विदेशी रहे ना रहे, जो पैसा लगा रहा है वो प्रॉफिट ले जाए, बात खत्म। लेकिन प्रोडक्ट तो हिंदुस्तानी है, आज एक नहीं तो दूसरा। आज आम हिंदुस्तानी भारतीय प्रोडक्ट को लेकर गर्व महसूस करे।
मुझे याद है अपना बचपन, जहां नेल कटर पे मेड इन कोरिया लिखा होता था, हर चीज मेड इन चाइना। हम वॉकमैन खरीदते थे तो मेड इन चाइना, मेड इन जापान का होता था। 80% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जापान का आता था, जो अब चाइना का आ गया है। हमें अपने देश के प्रोडक्ट को खरीदने में प्रेफरेंस हो, अगर 2 रुपए महंगा मिले तब भी बोले, ऐसी फीलिंग लानी होगी। आपको याद होगा इतिहास, बिल्कुल है, ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल है, हर देश काल में ये प्रैक्टिकल है। एक वक्त वो था जब देश गरीब था। हमें कोई देशी सामान मिल रहा है जिसके मुकाबले विदेश का अच्छा भी है, सस्ता भी है, कौन खरीदेगा जाकर के देशी सामान? मैं इमोशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के प्रति इसमें कोई प्यार नहीं झलक रहा है, बिल्कुल माफ कीजिएगा, इसमें कोई प्यार नहीं है। हर चीज का, हर चीज को इस अंदाज में प्रैक्टिकल बातें कीजिए ना सर। प्रैक्टिकलिटी क्या कहती है? प्रैक्टिकलिटी क्या कहती है? आपको कोई चीज 2 रुपए सस्ता विदेश का सामान अच्छा मिलेगा, या आपका इंडियन सामान खराब क्वालिटी महंगा मिलेगा? कौन खरीदेगा इंडियन? आप क्यों खरीदेंगे? आप बताइए, आप क्यों खरीदोगे? अगर आप मुझे बताइए, वही डिबेट में बैठ करके बातें करना, कहना हमें अच्छा लगता है सर, लेकिन जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट पर जाकर कैसे ये सब? मैं इसीलिए कहता हूं कि क्या कोई इसका मैकेनिज्म ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है कि कथनी और करनी में फिर फर्क ना हो। देखिए सर, बहुत स्तंभ रूल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर देश में ये भावना है कि मुझे इंडियन ब्रांड में चेक करूं कि इंडिया में कौन सा ब्रांड है, कई बार क्या है, मिलता ही नहीं। हमें विदेशी ब्रांड मिल रहा है, हमने कोई एक मोबाइल खरीदना है। हम लोग जहां मजदूरों को लाभ देने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो देश में जो न्यूनतम वेतन है वो लगभग 30% वर्कर्स ही उसका लाभ उठा पाते हैं। समय पर उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पाता। अनऑर्गेनाइज, जो असंगठित क्षेत्र है, उसमें ये दिक्कत है। और इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन की जो बात कही गई है कि न्यूनतम वेतन की यूनिवर्सलाइजेशन की जाएगी, पूरे देश भर में एक जैसा उसका हो, कम से कम एक न्यूनतम वेतन गरीब से गरीब मजदूर को मिले, इसके लिए इस कदम को उठाया गया है। और जो क्षेत्रीय असमानता है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है न्यूनतम वेतन में, उसको भी इसके माध्यम से दूर किया जाएगा, वैधानिक रूप इसको दिया जाएगा और नेशनल फ्लोर वेज इसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी। यही नहीं, जो इसको तय करने के तरीके हैं मिनिमम वेजेस, उसको और सरलीकरण इसका किया जाएगा ताकि इसमें कंप्लायंस ज़्यादा हो और रुकावटें कम हो। नियुक्ति पत्र भी सभी मजदूरों को मिलेंगे और यही नहीं, साल में एक बार स्वास्थ्य का चेकअप भी होगा, हेल्थ चेकअप भी इनका होगा। और जो खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले, जहां खतरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले जिनके काम करते हैं मजदूर, उनके लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड भी लाया जाएगा जो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। यही नहीं, पोर्टेबिलिटी जो है वेलफेयर बेनिफिट्स की, ये भी सभी प्रवासी मजदूरों को मिलेगी। और ईएसआईसी का लाभ भी, इसका भी पैन इंडिया पूरे देश भर में इसकी कवरेज सभी जिलों में हमारे मजदूरों को मिल पाएगी। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट, जो संस्थान है वो 10 से ज़्यादा वाला है या उतने तक का है। और इसके अलावा मैंडेटरी ईएसआईसी कवरेज भी नोटिफिकेशन से माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ को, जो ऐसे खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले, उनके लिए होगी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए मिलेगी। रीस्किलिंग करनी बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जो लोग वापस गए हैं काम करने के लिए, उनको वापस उनको स्किल प्रदान करके वहाँ पर उनका कैसे लाभ मिल सके, रोजगार मिल सके, इस दिशा में भी काम किए जाएंगे। और सोशल सिक्योरिटी फंड का भी असंगठित क्षेत्र के लिए प्रावधान करने का हम प्रयास करेंगे, प्रोविजन किया जाएगा। और जो महिलाओं के लिए कामकाज के क्षेत्र खुले हैं, उसमें रात्रि के समय अगर काम करना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उसमें सेफगार्ड्स अलग अलग तरह के लाए जाएंगे। Quickly of yesterday's, you know, we've spoken about 3 lakh crore. तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार चल रही, अभी तक जो बातें कही जा रही है वो उसमें अब
फायदा देने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कि कुछ चीजें की जानी है, कुछ चीजें की जाएंगी, कुछ चीजों पर हम काम कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कर दी गई हैं बीते 3 महीनों के अंदर। तो ये अनाउंसमेंट कब होगा अजय जी? देखिए शायद थोड़ी देर बाद नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि सरकार ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना तामझाम क्यों किया जा रहा है? भाई ठीक है, आपने कल एमएसएमई के लिए आपने अनाउंसमेंट किया, आप आइए सीधे सीधे कट टू कट बताइए कि साहब ये रहा बजट हमारा 20 लाख करोड़ रुपयों का, 6 लाख करोड़ रुपए हमने कल इसको अनाउंसमेंट कर दिए, आज हम 10 लाख करोड़ रुपयों का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, ये मजदूरों के लिए और इसके लिए ये क्या मतलब किस किस्म की पैकेजिंग कर रहे हैं बैठ करके? देखिए मैंने अभी जो शुरू में जहाँ से शुरू किया तो वहीं फिर कह रहा हूँ, फील गुड कराने की कोशिश की जा रही है। आप अच्छा महसूस कीजिए, बहुत अच्छा है, सरकार की पूरी हर चीज़ पे नज़र है, नियंत्रण में है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा, हम सब कुछ कर रहे हैं और हम हर सेक्टर के ऊपर जो है कुछ ना कुछ कर मगर रहे हैं। असंगठित क्षेत्रों के लिए खासतौर पर न्यूनतम मजदूरी या सैलरी की जो बात की जा रही है, ये तो एक बड़ा कदम होगा अगर हो जाता है आगे आने वाले दिनों में। तो बिल्कुल अगर हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा मैं किसी और के बारे में भी सोच रहा हूँ। जब मैं देख रहा था कि जिनकी तनख्वाह 15,000 से लेकर 30,000 तक है, जो छोटी जो कंपनियों में काम करते हैं, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया या फिर जिनकी तनख्वाह नहीं दी गई, उनको जो है छुट्टी पे भेज दिया गया विदाउट सैलरी, उनकी जेब में पैसा नहीं है, उनके लिए क्या है? मनीष गुप्ता जी क्या है उनके लिए? उनके लिए तो उनका तो जिक्र तक नहीं आया। कहीं जिक्र न जाने नहीं हो रहा। ऐसे कितने 60 से 70% जो छोटी कंपनियां हैं उनमें निचले स्तर पर जो लोग काम करते हैं, सबकी नौकरियां चली गई हैं। कितने लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है कि हमें हमारी कंपनी से निकाल दिया गया, हमारी सैलरी कट कर दी गई है, हमें 40% 30% सैलरी दी जाती है या सैलरी नहीं दी जाती है, यह डिले आ रही है। सरकार ने तो इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। देखिए एक बात सुनिए, सरकार ने इस पे एडवाइजरी जारी की। अरे सर एडवाइजरी का पूरी क्या बात मतलब करूं। है? देखिए यहाँ पर डायरेक्ट एक बेनिफिट की जरूरत है। मैं पूरी बात डायरेक्ट बेनिफिट की जरूरत है। मैं आपसे कह रहा हूँ यदि जो फिलहाल आप पूरी बात कहें तो 20,000 रुपए हर किसी का अकाउंट में भेज दिया जाता है। इन लोगों ने कभी मदद नहीं मांगी, सहयोग मांगा, और सहयोग देने का काम कल भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। और उसमें ही एक बड़ा सहयोग था, मार्च अप्रैल मई महीने में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हिस्सा भारत सरकार दे रही है, और अब इसको अगले 3 महीने जून जुलाई अगस्त तक और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो 12% दोनों को देना पड़ता था काम करने काम देने वाले को, अब उसको 10% कर दिया गया है। लेकिन जो भारत सरकार के सेंट्रल पीएससीज हैं वो अपना 12% ही देंगे। I go over to today's announcements. I said there are three. ये जो है सभी महिलाओं को रात में काम करने की इजाजत, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब उसका कोई प्रावधान कोई निकालने की बात की जाए, मगर ये अच्छा है क्योंकि कई बार ऐसे अरे हादसे कहीं हुए। ऑप्शन है तो कार तो पाएगी। नाइट शिफ्ट को लेकर के महिलाओं के लिए अगर सरकार कर रही है, मगर क्या करेगी सरकार? ये अचानक तो कोई अभी मुद्दा आया नहीं है कि सरकार को बैठ करके सोचना है। ये जमाने से ये चीजें चली आ रही हैं। मैं वही न जाने कितने महिलाओं की देखिए, हत्या मैं हुई है। एक बड़ा मैं ऑब्जेक्शन उठाता हूं। अभी तक सरकार की PSUs तरफ से जो को गाइडलाइन से 12 कितना पालन हो रहा है उसका? मैं क्या कह रहा हूं, PSUs को 12% कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया। आमतौर पर हर PSU सैलरी ठीक ठीक होती है, अच्छी सैलरी मिलती है। अरे उनको तो कट किया जा सकता है, वो सरकार के बाकी काम आए। अपने कर्मचारियों को तो सरकार प्रोटेक्ट करना चाहती है, सामान्य कर्मचारियों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप प्रश्न पूछ रहे थे कि सरकार कंपनियों ने लोग जॉब निकाल दिया है, लोग जॉब छोड़ के चले गए हैं, हटा दिया गया है, सैलरी नहीं मिल रही है, देखिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाए। अब इस पे एडवाइजरी हो सकती है, हर एम्प्लॉयर अपनी आर्थिक स्थिति देखेगा। प्रैक्टिकल ये कैसे था कि सरकार ये कंपनियों से ये कहे कि नहीं आप नहीं निकाल सकते हैं, आप सैलरी टाइम पर दीजिए, आप सैलरी पूरी दीजिए, ये भी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर वो कहेगा मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं कहां से दूं? सरकार लॉलीपॉप दे रही है। मेरे पास 9 एम्प्लॉई हैं। एक बात सुनिए, बनाया जा रहा है सर, मेरे पास समझिए, मेरे पास 9 एम्प्लॉई हैं। अगर वो कंपनियां जाकर के खुद को दिवालिया घोषित करती है, कोर्ट में कहती है कि साहब हमारे पास में पैसे नहीं है, दिवालिया कानून आपने रद्द कर रखा है 6 महीने के लिए। सरकार उनको पैसे अरे देगी? दिवालिया कानून आपने 6 महीने के लिए बंद कर रखा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो 80% कंपनी दिवालियापन में चली जाएंगी। आप समझिए, मैं मेरे पास 8 एम्प्लॉई हैं, 9 एम्प्लॉई हैं, और मेरे अकाउंट में आज पैसे नहीं है, जबकि स्टाफ तनख्वाह मांग रहा है। मैं उनसे कह रहा हूं थोड़ी थोड़ी आप ले लो, आते ही दूंगा। आप ऐसे में जो रुकेगा रुकेगा, जो नहीं रुकेगा वो नहीं रुकेगा।
हर व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। सब लोगों को सैलरी मिल जाए, चाहे उनको 25,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, और जो एम्प्लॉयर है वो कहां जाएगा? तो इसीलिए तो कहते हैं ना, भी देखना इसीलिए पड़ेगा। सर ये कहा जाता है ना कि अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बना करके सरकारें इसीलिए रखें, ताकि इस ऐसे एंगल ही को आपदा के समझिए समय में कि मोदी साहब ये कह रहे हैं, बैकबोन बन सके। मान लीजिए ये स्थिति आगे और इतनी जल्दी हमारी इसीलिए तो लोन दे रहे हैं ना मोदी जी, इसलिए लोन देना चाहते हैं कि पैसा मिलेगा, वो सैलरी देंगे और आगे चलेगा। आप ही की बात में अजय शर्मा जी कुछ ऐड करना देने के लिए पैसा नहीं है, 1 महीने में यह हालत हो गई। आप जो कहना चाह रहे हैं कि आर्थिक संभव सेहत है, इतनी कमजोर संभव है है कि 1 महीने में यह हालत हो गई। संभव है यानी कि वो कमा रहे तो खिला रहे थे, वो उनको दे रहे थे उसी में से निकाल कर। यानी कि किसी का बैंक बैलेंस सर्वे कराइए, संभव है, संभव है भाई। जो ऐसे काम, ऐसे व्यापारी जहां एम्प्लॉय फोकस्ड काम होते हैं, जहां सैलरी कॉस्ट ज्यादा है, वहां एक से आपने मार्च पूरा दे दिया, आपने अप्रैल पूरा दे दिया, मई भी आने वाला है। अरे भाई उसके भी खर्चे, उसका व्यापार बंद है, उसका रखा माल सड़ रहा है, चमड़े का माल, खाने का माल, पीने का माल। तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ऐसे में उस एम्प्लॉयर की, उस कंपनी उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते, या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे, और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना, और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। The next point is, I go back to referring to the Prime Minister's address to the nation, where he said 5 pillars, and one of them is talking about technology-driven systems. This is one classic example for that, where in order to benefit migrant workers, we are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution. क्या ये अनुराग ठाकुर ने कोई नई बात कही है? इस बात का अनाउंसमेंट तो किया जा चुका है, ये चीजें तो राज्य सरकारें लागू कर रही हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के कुछ राज्यों में चीजें दी जा रही है, तो क्या इन सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपयों में उन चीजों को भी शामिल किया है जो कि पिछले 3 महीने से जो फैसिलिटी के तौर पर दी जा रही है? जब्बार भाई, जो पिछली बार अभी जो बात कही थी, कल परसों की बात मैं बता रहा हूं, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जो मदद दी गई है उसको भी इसमें ऐड कर लें, तो वही है। मनीष गुप्ता जी, अब ऐसी स्थिति में अब अभी तक तो मैं इंतजार कर रहा था कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा, कुछ कहेंगे, आपको कुछ लगा? मैं समझता हूं कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं है, आम जनता को इससे निराशा ही होगी। यानी उन छोटी छोटी चीजों को चुन चुन करके उसकी एक पैकेजिंग की जा रही है। बिल्कुल, आप समझिए कल के मुकाबले आज भी लगातार वही फोकस है कि हम कुछ भी डायरेक्ट पेमेंट नहीं करेंगे। अब आप इसको पक्ष और विपक्ष के एंगल से न देख के मोदी जी के विजन से मैच करते हैं, तो आप समझिए वो कहना चाहते हैं हम कुछ भी आपको फ्री में नहीं देंगे, आपको कमाना ही पड़ेगा। जो जैसा कि हम चर्चा के प्रारंभ में कह रहे थे, गरीब मजदूर और किसानों के लिए कुछ डायरेक्ट अरेंजमेंट, उन्होंने मुफ्त राशन का अरेंजमेंट कर दिया। अब आप समझिए ना, बस देश की समस्या क्या है, हमारी देश की जनता 130 करोड़ है, और वो सही मायने में अगर गिनती होगी तो 140 ही निकलेगी। 140 करोड़ देश की जनता के लिए आप अगर अनाज का भी इंतजाम करेंगे तो कब आपके 4-5 हज़ार करोड़ खर्च हो जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा। और उसके बावजूद भी सोशल मीडिया भरा मिलेगा आपको भूखे लोगों से, इनको खाना नहीं मिला, इनको पानी नहीं मिला। भगवान ना करे कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं, और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएं। और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हो, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशियरी जो हैं
वो 83% पीडीएस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी। The last step for the तो जिन बातों का जिक्र सरकार करती आई है कि वन नेशन वन पे डे, इस बात का जिक्र तो पहले अभी आ चुका था कि सरकार अब ऐसा कानून लाने वाली है कि एक देश और एक ही पे डे हो, यानी कि एक ही दिन सरकार से लेकर के प्राइवेट कंपनियों में भी सैलरी दी जाए। अब वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी लोगों को सुविधाएं देने की बात की जा रही है। अब जाहिर तौर पर ये वो तमाम प्रोसीजर है जिसके जरिए से आसानी पैदा हो सकेगी, यानी कि जो जिसकी पूरी प्रक्रिया है, उसका क्रियान्वयन है, उसमें आसानी होगी। लेकिन आम लोगों के लिए, उन मजदूरों के लिए जो कि प्रवासी मजदूर हैं, चल करके आए हैं, 1-2 महीने की राहत, उसके बाद में क्या वो लोग 1-2 महीने के बाद में फिर से उन शहरों में जा सकेंगे मजदूरी करने के लिए? या मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश में आकर के वापस आया है, वहां पर उसको किस किस्म का काम मिल सकता है? ईंट भट्टों के अलावा, या फिर कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसके अलावा, या फिर कुछ? अरे जब लोकल होगा तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग तो होगी, सर लोकल तो अचानक मैन्युफैक्चरिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, तो मतलब है कि सब जगह उसको लोकल ब्रांडिंग के लिए मेक वन नेशन वन प्रोडक्ट या मेक इन इंडिया, ये सारी चीजों के लिए अभी अचानक तो यूनिट्स लगनी शुरू नहीं हो जाएंगी। अचानक वहां पर मजदूरों को काम करना मिलता नहीं जाएगा क्या? इसकी मजदूर लौट के भी आ सकते हैं भाई, मजदूर लौट के भी आ सकते हैं। आज दिल्ली में या नोएडा में कंस्ट्रक्शन का काम प्रारंभ होना है, मजदूरों की जरूरत तो कहां से आएंगे? मजदूर को वापस आना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं समझिए, कि वैसे भी मई जून में शहरों में भी होने वाली है। जब्बार साहब, कितनी जगहों पर मेन पावर का ज्यादा बड़ा काम होता है? आधा पंजाब खाली हो जाता मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़ करके प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मजदूर लौट जाते थे मई जून में अपनी वहां फसल की कटाई करने के लिए। वो फिर आ जाएंगे जब ट्रेन चलेगी और मुफ्त आना जाना होगा, तो वो आ जाएंगे। उतनी बड़ी समस्या नहीं है। मजदूर जो वहां रहना चाहे वहां रहेगा, और जो वापस जहां पर रोजगार मिलेगा वो पास वापस आएगा। जरूरत है ऐसे लोगों का नियमन, कम कीमत पर उनको किराए पर मकान मिल पाए, रहने की सुविधा मिल पाए। इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आए हैं, और मेरा मानना है कि जिस तरह से हर घर को बिजली, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम, हर बहन को गैस सिलेंडर देने का काम, और 2022 तक हर गरीब को सर ढकने के लिए छत देने का काम मोदी सरकार करने वाली है, उसी तरह से एक बहुत बड़ी योजना ये भी है कि कम कीमत वाले, कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे, और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा, जो कि हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है, जो सरकार के अभी बने और कुछ जगह खाली होंगे। उद्योगपति अपनी ज़मीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज करके करेंगे, ताकि वो भी अपने काम करने वाली मजदूरों के लिए अपनी फैक्ट्री या उसके आसपास रहने की व्यवस्था बनाएं। या राज्य की सरकारों को, उनकी एजेंसियों को हम लोग प्रेरित करेंगे, लाभ देंगे, ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं तैयार करके दें। I move over to the Sishu loans of Mudra. This is a way in which अजय शर्मा जी, जब अनुराग ठाकुर बोलने आते हैं, मुझे इस बात की उम्मीद होती है कि शायद कुछ नया होगा, शायद कुछ अनाउंसमेंट होगा, कुछ सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन निराशा हाथ लग रही है। बिल्कुल, देखिए वही है, और सिर्फ जो है हम फील गुड कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इसको हम एक पॉलिटिकल नैरेटिव ना समझें कि हम जो है राहत की उम्मीद कर रहे हैं कि राहत मिलेगी या मज़दूरों को कुछ मिलेगा, ऐसा मिलेगा, या देश के लिए कुछ ऐसा होगा, ऐसी कुछ खुराक मिलेगी, आर्थिक खुराक मिलेगी जिससे फ़ायदा होगा और हम कुछ खड़े हो पाएंगे। लेकिन यहाँ मुझे पॉलिटिकल नैरेटिव ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों है कि हर चीज़ में पॉलिटिकल नैरेटिव होता है? ये अपने आप में बड़ी। अजय जी, मुझे एक बात बताइए, ये 20 लाख करोड़ को अगर मैं 130 से डिवाइड करूं तो 15,384। अरे मैं 100 करोड़ कर दीजिए,
100 करोड़ 2 गरीब महीने के लोग बाद हैं। फिर आप खत्म हो जाएगा पैसा। आप सांसद फिर आप कहाँ विधायक, जाएंगे? आप सांसद विधायक और जो बड़े बड़े जितने भी पूंजीपति हैं उनको हटा दीजिए। अरे अभी सोर्सिंग की बात नहीं हो रही है, 100 करोड़ अभी को यदि आप एप्लीकेशन की बात हो रही दे देंगे है। तब भी 2 मैं महीने कह 3 रहा हूं महीने निकाल आपके लेंगे, अकाउंट तब तक में, आप उसको मजदूर जो के है अकाउंट में इंडियन 15,000 डाल इंडस्ट्री को खड़ा दिए, कर लेंगे। वो 2 आप महीने कोविड- में खर्च कर लेगा। फिर आप कहां जाइएगा भाई? कहां से खर्च कर लेगा 2 दिन के अरे, अंदर? 2 महीने में खर्च कर लेगा। 15,000 रुपए, 10,000 रुपए अगर उसको मिल भी जाए, वो इतने 2 भी- महीने में इतने खर्च भी- कर इतने लेगा। भी उसके गरीब बाद लोग हैं क्या? जिन्होंने 20,000 रुपए अपनी जिंदगी में अरे बचे हुए हैं, आप ये देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ये है एक महीने कि की देश का कमाई 3,000 है, मजदूर 4,000 पूरा है, 5,000 जीवन है। मजदूरी करते गुजार लेता है और 2 महीने का खाने का इंतजाम नहीं कर पाया है, उसके पास 10,000 रुपए नहीं है। इसका मतलब हमें इस पे काम करने की जरूरत है कि कैसे देश का कर्मचारी, देश का मजदूर स्ट्रक्चर्ड हो, बिल्कुल। उसको मजदूरी तो इतनी मिले यदि वो नहीं कि कमा उसके पाया, पास यदि एक साल वो में 1 मिनिमम महीने वेतन की नहीं बचत कमा पाया तो कर उसका पाए। वेतन किसने खा गया? कौन खा गया उसका वेतन? क्यों नहीं पहुंचा उसके पास में वेतन? वो अरे भाई 100 रुपए भेजने वाले को 15 रुपए मिलते थे। जैसे अनुराग ठाकुर कह रहे हैं राजीव गांधी की आत्मा आ गई होगी, हमें देखना है, हम देखेंगे। अरे आज नहीं, इसी तरह के नहीं, जुमले नहीं, वो नहीं। इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो है नोएडा, गाजियाबाद या जो भी जितनी भी मैं आपको इंडस्ट्री एरिया है, एक वहां छोटा पर सा देखिए एग्जांपल लेता कि हूं। मजदूरों मनीष का, गुप्ता जी, छोटे-छोटे एक कर्मचारियों बहुत का छोटा सा एग्जांपल छोटी-छोटी अजय गलतियों में शर्मा पैसा काट लिया जी, जाता है। अजय शर्मा और जी, जिसका एक कहीं बहुत हिसाब किताब छोटा नहीं सा होता है। एग्जांपल अजय शर्मा जी। जी, सरकारें स्कीमें लॉन्च करती हैं, सरकारें योजना बनाती हैं, बड़े बड़े ऐलान करती हैं, लोगों को उसका फायदा मिले और मिलता भी है। रबी की फसल की कटाई का वक्त चल रहा है, इस पर आएंगे, पहले सुन लेते हैं अनुराग को। जो ब्याज में राहत देने की योजना मोदी सरकार लाई है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। 1,62,000 करोड़ रुपया आज तक इस मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत दिया है, जो आउटस्टैंडिंग है। और इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ मिलने वाला है और ये कुल लाभ 1,500 करोड़ रुपए के लगभग होगा। जो देश भर में मुद्रा शिशु लोन वाले हैं उनको 1,500 करोड़ रुपए का लाभ इस योजना के माध्यम से मोदी सरकार देगी कि उनके ब्याज में 2% की राहत, छूट नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहन करेगी। यानी कि मोदी सरकार उसका खर्चा उठाएगी और गरीब को राहत देगी। The next step is towards street vendors. तो ये तमाम की तमाम बातें के मजदूरों के लिए, राशन के लिए 3500 करोड़ रुपए, 1,62,000 करोड़ रुपए मुद्रा शिशु लोन, और उसमें उस लोन में कितनी आसानी और कितना सहायता सरकार की तरफ से मिल रही है। मैं जिस बात को कर रहा था मनीष गुप्ता जी कि स्कीमें बहुत अच्छी होती है, सुनने में, देखने में, लोगों तक बात करने में बहुत अच्छा लगता है। मौजूदा वक्त में इस महामारी में जहां सब कुछ अच्छा होनी चाहिए व्यवस्थाएं, सरकार ने रबी की फसलों की खरीदारी के लिए बात कही, घर घर जाकर के, गांव-गांव जाकर के जरा सर्वे करवा लीजिए, कितने गांव में कितने किसानों के गेहूं खरीदे गए सरकार की तरफ से, करवा लीजिए सर्वे। देखिए, तो सवाल ये कि निचले स्तर पर रबी की फसल की खरीदारी नहीं हो रही है, सरकार नहीं खरीद रही सीधे किसानों का। कौन खरीद रहा? बिचौलिए खरीद रहे। नहीं, बिचौलिए खरीद रहे। मंडी, हर गांव में कोई बिचौलिए इस समय है ही नहीं। अरे सर, मंडी समिति में जाकर ही किसान अरे सर, कितने लोगों का बिक रहा है? कौन, कितने लोगों का बिक रहा है? गांव स्तर पर जाइए ना, जरा सा देखिए ना स्थिति। आम आदमी के गेहूं, सरकारी आम आदमी के गेहूं, आम आदमी के गेहूं खाए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप सरकारी कर्मचारी क्या मानते हैं, जनता या सरकार? वो सरकार है, अगर वो काम नहीं कर रहे तो सरकार की जिम्मेवारी है कि हमारे अपने श्रमिक साथी एम्प्लॉइज पर कड़ी, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, इन सबको कोविड-19 के समय इस पिछले 2 महीनों में बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा और इन्होंने बहुत ज्यादा त्याग भी इसके लिए किया है। और ये 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी, इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। और जो मोबाइल से पेमेंट करेगा, डिजिटल पेमेंट करेगा, उसको इसके ऊपर इनाम भी मिलेंगे। और यही नहीं, डिजिटल पेमेंट्स का एक लाभ उनको और मिलेगा कि उनको आने वाले समय में 10,000 के बजाय ज़्यादा पैसा मिल सके, क्योंकि उनका व्यापार, लेखा जोखा
ध्यान में आएगा तो बैंक भी उनको ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो डिजिटल पेमेंट को भी इससे बल मिलेगा और उन लोगों को भी आने वाले समय में अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा सकता है अपना कामकाज बढ़ाने के लिए। जैसे कल हमने एमएसएमई की केवल डेफिनेशन चेंज की, लेकिन उसका इतना बड़ा इंपैक्ट है कि लोग अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। यहां पर भी डिजिटल पेमेंट से इतना बड़ा बल मिल सकता है कि लोगों को आने वाले समय में कर्ज ज्यादा मिल सकता है और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। ऐसे लगभग 50 लाख सड़कों पर, रेहड़ी पर, फड़ी पर काम करने वाले, ठेले पर बेचने वाले लोगों को, घरों में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। और 5,000 करोड़ रुपए की सुविधा केवल ये श्रमिक, हमारे पटरी पर काम करने वाले ठेले और रेहड़ी वालों के लिए किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें दी है। I move to the next. दो चीज़ें भी मैं इस बीच में सुना क्या जिक्र किया कि कम किराए वाले घर, कम किराए वाले मकान मजदूरों को दिए जाएंगे और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से व्यापार बढ़ा सकते हैं। इसको कैसे समझें? देखिए, जहाँ तक आवास की बात है तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने इस पीरियड को अगले 6 महीने के लिए बांट दिया। यानी जो पैसा वो देंगे वो आज नहीं देंगे, 6 महीने में धीरे धीरे निकलेगा। यानी आप समझिए, उन्होंने पैकेज इस तरीके से बनाया है कि हम कमाते भी जाएंगे, घुमाते जाएंगे। फंड नहीं है देश के पास, जितना पैसा है उसको घुमा के निकाल के फिर लेंगे, फिर देंगे, फिर लेंगे, फिर देंगे, यही चलेगा। तो आवास मिलेगा तो 6 महीने, साल की पूरी बात गई। तो जो पैसा उन्होंने एलोकेट किया वो अगले, उसका जो कैश फ्लो है, कैश आउटफ्लो अभी नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा। 6 महीने बाद होगा, यानी सरकार का वो पैसा मगर मुश्किल तो अभी है ना अजय शर्मा जी। मुश्किल मजदूरों के सामने अगर अभी है, घर की मुश्किल है रहने के लिए, ये कम किराए वाले घर कहां से दिए जाएंगे? अभी बने तो हैं नहीं, उनको बनाने की बात की जा रही है। क्या 1 साल 1.5 साल से पहले ये तैयार हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं समझता। देखिए, वही डायरेक्ट हेल्प की ज़रूरत थी और यहाँ पर वो सब कुछ नहीं हो रहा। वही मैं कह रहा था, पॉलिटिकल नैरेटिव है और फील गुड कराते चलिए। तो ये जहाँ पर डायरेक्ट हेल्प की ज़रूरत है वहाँ डायरेक्ट हेल्प करनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। ये गलत है, ये इसका फ़ायदा नहीं होगा। मज़दूर वहीं की वहीं है। अब आप कह रहे हैं कि पीपी मॉडल के आधार पर जो है किराए के मकान बनाए जाएंगे, किराए पे मकान दिए जाएंगे, या फिर आप जो है, तो ये चीज़ें, ये तो खैर प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। मनीष जी सही कह रहे हैं, 6 महीने बाद अगर वो बनना शुरू होता है, किस तरह, जैसे एमएसएमई में अक्टूबर से पैसा दिया जाएगा, वो भी वहाँ पर है, तो अब तब तक आप क्या करेंगे? इसके अलावा ये जो अभी कहा है कि 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति की जो मदद है, ये थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, जो छोटे छोटे हैं, जो दुकानें चलाते हैं, रेहड़ी पटरी में बैठे हुए हैं, अगर उनको 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा सकती है तो अच्छा स्टेप है, वो उनका वो पहिया घूम सकता है, वो वहाँ ठीक है। लेकिन जहाँ हम रेंटल हाउसिंग स्कीम की बात कर रहे हैं कि वो बनाएंगे फिर देंगे, और पीपी मॉडल पे, वो अभी इतना इजी नहीं है, उसमें टाइम लगेगा जी। मगर ये 10,000 रुपए ये कब तक? 2 महीने 3 महीने तक? वो अगले महीने से कह रहे हैं, अगले महीने से दे देंगे। देखते हैं कितने लोगों तक पहुंचता है, कैसे पहुंचता है। चीजों में समय तो लगता है, लेकिन 10,000 और 5,000 की मदद है, ये कम नहीं होती। आप बात समझिए, रेडी पटनी वाले का टोटल वर्किंग कैपिटल 3 से 4,000 रुपए होता है। बिल्कुल सही बात और ऐसे में अगर 10,000, 5,000, 6,000 मिल जाता है, जैसे कोई व्यक्ति आम बेचता है तो वो एक बार रखेगा तो 50 किलो या 100 किलो आम रखेगा, और 100 किलो आम अगर यहाँ रखेगा तो हो सकता है 2 क्विंटल आम अपने घर पे रख ले कि आज बेच के 2 दिन तक बेचूंगा, तीसरे दिन बाजार जाऊंगा। तो ऐसे में इस मदद से वो काफी आगे बढ़ जाएगा। हम लोगों को देखिए, देश, हमारा देश कुटीर उद्योगों का देश कहा जाता था, आज नहीं कहा जाता। वापस हमें उसी लेवल पे आना पड़ेगा, लोकल को सपोर्ट करना पड़ेगा, लोकल बिजनेसमैन को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और ऐसे में देखिए, जो लोग देश में मुद्रा लेके आ रहे हैं वो तो देश का लाभ चाह रहे हैं। जिनकी आय 6 लाख से 18 लाख तक की है, उनके लिए 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली ऐसी योजना हम लेकर आए हैं, जिससे 6 लाख से 18 लाख की आय वालों को हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। ये 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली योजना है, जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो 31 मार्च 2020 तक हमने एक्सटेंड की थी, जिसका लाभ 3.3 यानी कि 3,30,000 के लगभग मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ था। अब इस योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है और इससे लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा और 70,000 करोड़ रुपए का इसमें कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे स्टील, सीमेंट, ऐसे मटेरियल से जुड़े हुए, आपके रियल एस्टेट से जुड़े हुए, हाउसिंग से जुड़े हुए सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। तो लाखों लोगों को मजदूरी के अवसर भी मिलेंगे, तो मजदूरों को भी लाभ मिलेगा
और इन सेक्टर्स को लाभ भी मिलेगा, और गरीब के ऊपर वाली श्रेणी जो है मध्यम वर्ग की, उसको घरों का लाभ भी मिल पाएगा। I go over to talking about employment creation. Here, 18 लाख तक की आय वालों के लिए अलग से स्पेशल स्कीम लाई जाएगी, मगर वो क्या होगी स्कीम, किस तौर पर मदद सरकार करेगी इसमें, मनीष जी? बताएंगे नहीं और पूछो मत। ये मतलब है स्कीम लाएंगे, ये 6 लाख से 18 लाख का मतलब है सीधे सीधे मध्य वर्ग को टारगेट करना है। इनके लिए भी चूंकि कुछ प्लान नहीं कर पाए हैं या कुछ देना नहीं चाहते या समय बताएगा कि कब क्या मिलेगा, इसलिए बता के छोड़ दिया। आपके लिए एनेक्सर 4 है, एनेक्सर 4 अभी 3 तक बनाए, एनेक्सर 4 बनेगा तो बताएंगे। मैं समझता हूँ अभी कुछ मिलने वाला है नहीं, फालतू की उम्मीद लगाने का लाभ नहीं होगा मेरे विचार। नहीं, मगर प्रयास तो सरकार के चल रहे हैं ना। सरकार के पास में जितना भी पैसा है या जो भी मैकेनिज्म सरकार तैयार करने की कोशिश कर रही है, आप जाहिर तौर पर नियत पे तो सवाल अभी नहीं उठा सकते ना सरकार। देखिए आप इसको ऐसे समझें, जो मिडिल क्लास है और अपर क्लास है वो 2-3 महीने का गुजारा कर सकते हैं। उनका हाँ, उनको नुकसान हो रहा है, उनको पे करना पड़ रहा है, बात समझिए। उनकी अपनी जिंदगी दिक्कत में नहीं है। अगर कोई आदमी 5 लाख से 6 लाख रुपया साल के कमाता है, 8 लाख साल के कमाता है, उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, छोटा बिजनेस करता है, ट्रेडर है, उसके पास अगर 4 व्यक्ति हैं काम करने वाले और अगर उनकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है महीने की, उसको वहां ट्रबल हो जाती है कि वो 1 लाख रुपए देने के बाद उसके घर में कुछ नहीं बचता, तब उसको समस्या होती है और तब उसको लगता है कि उसको तनख्वाह काटनी पड़ेगी। इस समस्या को समझना ही होगा। इस 50,000 रुपए महीने कमाने वाले के पास में भी तो समस्या है, उसकी EMI जाती है, उसकी स्कूल की बच्चों की फीस जाती है, उसके खर्चे हैं, उसके बहुत सारे मकान का रेंट है, तो मिला जुला करके वो 50,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी उतना ही परेशान है जितना परेशान 15 या 20,000 रुपए कमाने वाला शख्स है। तो इसमें देखिए सरकार मैं क्या देख रहा हूं सरकार की नीयत को। मैं सरकार से ये देखना चाहता हूं, सरकार ये कह रही है कि सब लोगों को हिट लेना है, गरीब मजदूर भी हिट लेगा, मिडिल क्लास भी हिट लेगा। सरकार सबको कंपनसेट ना कर सकती है, ना करना चाहती है, ना ही करेगी। अजय शर्मा जी सहमत हैं? सहमत। तो फिर इसको किस तौर पर देखा जाए? भाई सीधे इसको ऐसे देखा जाए कि आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, बस। मगर मनीष मतलब सरकार ने आम आदमी को, देश को उनके हाल पे छोड़ दिया, करो भाई। तो 6,000 करोड़ के कैंपा फंड्स का सदुपयोग और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण हो, वनीकरण हो। इस तरह से उस योजनाओं का लाभ आप अलग अलग क्षेत्रों में उठा सकते हैं, विशेष तौर पर ट्राइबल एरियाज में, आदिवासी क्षेत्रों में, और इसके अलावा चाहे शहरी अर्ध शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, यहां पर भी आप इन योजनाओं को ला सकते हैं। The last two for today relate to farmers. We are providing a 30,000 रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए मकान खरीद सकते हैं जो किराए के मकान में रह रहे हैं, इजी हो जाएगा। भाई इस समय किराए के मकान से अपने बिजली कंपनियों को दे दी, क्यों दे दी भाई, क्या जरूरत थी देने की? जी है? आप समझिए 95,000 करोड़ डिस्कॉम के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए रख लिए। अरे वो अपना काम चलाएं। आपका 20 लाख करोड़ का जिस तरीके से आपने वादा किया कि हम 20 लाख करोड़ देंगे, उसमें से 1 लाख करोड़ आपने यहां खा लिए। इसका मतलब क्या है, पूरे प्रोजेक्ट का 5% आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को दे दिया। अरे भाई उनको कहीं ना कहीं रोका जाता, इस अमाउंट को बचाया जा सकता था, जिसको गरीबों के लिए कैसे इस्तेमाल होता सोचते, और लोन बढ़ाते MSME को, उनको 2 लाख करोड़ लोन मिल सकता था। पर संभवतः मुझे ऐसा समझ में आता है कि मोदी सरकार के सलाहकारों को भी रिव्यू करने की जरूरत है कि वो कैसे फोकस्ड सलाह दें और हवाबाजी करके विंडो ड्रेसिंग करने की कोशिशें लगातार ना करें। अच्छा है विंडो ड्रेसिंग करना, पर हमेशा अच्छा नहीं होगा। आप मेरी वाली बात पर आ गए मनीष जी, बड़ा अच्छा लगा जो मैंने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं है और फील गुड कराया जा रहा है। तो ये जो वही है कि आप सिर्फ देखते रहिए, मगर क्या सिर्फ इसे फील गुड कराए जाने की बात कहना, क्या ये भी न्याय संगत होगा? देखिए मैं जो समझ पा रहा हूँ, न्याय संगत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है आपका, न्याय संगत कहूँ या ना कहूँ। लेकिन हाँ, जो हम एज ए पत्रकार बैठे हैं, जो विपक्ष में है वो तो कहेंगे साहब ठीक है ये न्याय संगत नहीं है, और जो पक्ष में कहेंगे न्याय संगत, क्योंकि दोनों पहलू इसके जो हैं और दोनों पहलुओं को लेकर के, क्योंकि सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रेशर तो है ही है
कि एक तो पहले से आर्थिक व्यवस्था हमारी चरमराई हुई थी, उसके ऊपर से कोरोना का संकट आ गया, आगे आने वाले वक्त के लिए सरकार की जो पूरी प्लानिंग रही होगी साइड रह गई। मौजूदा वक्त में ही इससे निपटने में ही सरकार अब जोश मर रही है, और ऐसे में सरकार की नीतियां क्या बनती हैं और सरकार किस दिशा में जा रही है, सरकार का ट्रैक क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार किस दिशा में जा रही है, ट्रैक क्या है, वही देश की दशा दिशा निर्धारित करता है। कृषि के सीजन में किसानों ने बहुत मेहनत की और बहुत सफलता के साथ अच्छा उत्पादन भी किया और कोई नुकसान कृषि के क्षेत्र में नहीं होने दिया, ऐसा प्रयास किए गए। लेकिन हमारे छोटे और सीमांत किसान जो हैं, उनको लाभ देने के लिए ऐसे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है, और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल सके। The last that I would want to tell you is absolutely critical because वो जरूरी है देश के लिए। तो अब ऐसी स्थिति में छोटे और सीमांत किसान हो या फिर वो रेहड़ी पटरी वाले या फिर हाउसिंग सेक्टर के लिए, खासतौर पर मजदूरों के लिए हाउसिंग की जो एक व्यवस्था की जा रही है, ये सारी चीज़ें तो उसी प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो सरकार पहले से लेकर के कहती हुई आ रही थी। इसमें क्या कोरोना को लेकर के अलग से हट करके कुछ ऐसी चीजें हैं कि जैसे बीपीएल वालों को या मजदूरों को, श्रमिकों के लिए कुछ 1,000 रुपये या ऐसे लोगों के लिए कुछ मौजूदा वक्त के लिए जो किया गया इस बीच में जो राज्य सरकारें भी कर रही है, अलग से आपको कुछ लग रहा है कि कोरोना की इस महामारी के बीच में चीजों को रीस्टैंड कराने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को या फिर हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरे, उसके लिए तो अभी तो कुछ नहीं दिख रही है? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। मैं समझता हूं राज्यों के लिए भी कोई प्रोविजन इस बार नहीं किया गया है। संभवतः कोई प्रोविजन राज्यों के लिए किया जाए, क्योंकि आज राज्यों के पास भी रेवेन्यू का कोई साधन दिख नहीं रहा है सिवाय आबकारी के और पेट्रो प्रोडक्ट्स के, जिनकी दोनों की बिक्री अभी लगभग बंद है या लगभग कम है। तो ऐसे में सरकार राज्यों को भी कुछ अनुदान दे, उनको उधार दे, ताकि उनकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो। और इस बीच में अजय शर्मा जी, जब प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई मुख्यमंत्रियों से राज्यों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, कई मुख्यमंत्रियों ने उस राज्य के उस बकाया पैसे की डिमांड की कि साहब हमारे राज्य का जो पैसा बाकी है केंद्र सरकार उसे रिलीज करे। केंद्र सरकार ने नहीं रिलीज किया। जाहिर तौर पर राज्य के पास में जब पैसे नहीं होंगे, केंद्र सरकार सब कुछ अपने ही हैंड से क्यों करना चाह रही है? अभी में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के जरिए क्यों नहीं चीजों को करवा रही है? देखिए, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें जी कि मांगा और नहीं दिया गया, अपने ढंग से करना चाह रहे हैं, यानी कि एक तरीके से वो जो है राज्य सरकारों को अपने अंडर में रखना चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही करो, आपकी जो डिमांड। नहीं, ये गलत बात है, ये आप गलत कर रहे हैं। राज्य सरकार के पास अपने सोर्स हैं, केंद्र के पास अपने सोर्स हैं। अरे केंद्र अपना पैसा राज्य को दे ना दे, राज्य अपना काम चलाएं। और इसके माध्यम से रियायती दर पर ऋण इनके लिए उपलब्ध होगा और लगभग, जैसा मैंने कहा कि 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा मिलेगी। और इसमें किसानों के साथ साथ मछुआरों को, पशुपालकों को, इनको भी इसमें लाभ मिलेगा और इससे उनके आय के साधन भी बढ़ेंगे। Today's presentation is for the second tranche is now over. I just want to highlight the fact that in these days of part of full lockdown, media, all of you all have been keen. You've been. तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसानों से लेकर के रेहड़ी पटरी वालों से लेकर के श्रमिकों से लेकर के मजदूरों और तमाम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए भी कुछ बातों का जिक्र और कुछ चीज़ों का अनाउंसमेंट किया गया। अब सवाल ये है कि जिस किस्म से रोजगार देने की बात उन मजदूरों को की जा रही है, खासतौर पर जो अप्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से अपने राज्य पहुंचे हैं, अगर उन राज्यों में मजदूरी या काम की व्यवस्था पहले से होती तो फिर वो लोग दूसरे राज्य में क्यों पहुंचते? क्यों दूसरे राज्य जाने की मजबूरी होती? इसमें
मनीष गुप्ता जी, वो राज्य कैसे उनको नौकरियां देंगे जो कि श्रमिक है, जो कि मजदूर वापस पहुंचे अपने गांव? देखिए, जो राज्य अपने गांव मजदूर पहुंचे हैं वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट की तलाश में नहीं गए हैं। वो राज्य नहीं, सरकार ये कह रही है कि हम ऐसा मैकेनिज्म ला रहे हैं। हाँ, वो मैकेनिज्म क्या होगा? वो मैकेनिज्म डेवलप करने में राज्य के अंदर अगर कोई ऐसा काम नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, उद्योग नहीं है, अचानक तो चीजें नहीं आ जाएंगी। देखिए, सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगर सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर इंडस्ट्री शुरू कर दे, अगर मास्क बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लग जाए और सरकार कहे कि 50% इक्विटी मैं दूंगा और जमीन हम देंगे और आप फैक्ट्री लगाइए और बेचिए, तो वहां पे 1000 आदमियों को इमीडिएटली रोजगार मिल जाएगा। और ऐसा विश्व के कई देशों में इस तरह के मॉडल सफल होते आए हैं। सरकार चाहे तो सही। उन्होंने सरकार ये कह रही है कि जो अपने कर्मचारी मजदूर अपने घर चले गए हैं, राज्य उनकी चिंता करें। अरे जो राजस्थान में काम करते थे, जो पंजाब में काम करते थे, उन्हें अगले 2 महीने में फिर लौट के आना ही होगा और यही सत्य है। और अगर वो नहीं आएंगे तो वहां उनके लिए उस स्तर का रोजगार नहीं है जिस स्तर की अर्निंग उनकी पंजाब या गुजरात या राजस्थान में हो रही थी। इसलिए हम ये कहने में बात सुंदर है पर कोई कॉन्क्रीट अरेंजमेंट नहीं है और 2 महीने में कोई इंडस्ट्री लगने वाली है नहीं, तो वापस उन्हें आना ही होगा। रेलगाड़ियां फिर चलाई जाएंगी, फिर एडवांस में रेंट दिया जाएगा, फेयर दिया जाएगा और मजदूर वापस पहुंचेंगे और यही होने वाला है। इन बातों के कोई मायने नहीं निकलने वाले हैं, ऐसा मैं समझता हूं। अजय शर्मा जी, किसानों के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपयों का फंड दिया है इस वक्त सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया है। मगर इस पूरे 30,000 करोड़ रुपए के फंड को देखा जाए तो किसानों को इससे राहत या फायदा या उनको दोबारा से खड़ा होने में कहां मजबूती और कैसे मिल पा रही है? आम लोगों के लिए आसान भाषा में बताएं सर। देखिए, जो जैसे अभी आप रबी की फसल की बात कर रहे थे या जिस तरीके की हालात हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है या छोटे छोटे जो रोज़गार में लगा हुआ था, जो मैं समझता हूँ लगभग 40 to 50% वहाँ बेरोज़गारी हुई, तो उसमें थोड़ा सी राहत मिलेगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो बेरोज़गारी है उस पर अंकुश लगेगा और जो खेती को लेकर जो भी एक प्रॉब्लम्स जो किसान फेस कर रहे हैं उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। जब वहाँ राहत मिलेगी तो वहाँ से जो हम कह रहे हैं कि वहाँ से सप्लाई इधर आएगी जहाँ डिमांड है शहरी क्षेत्र में, तो उससे फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा तो होगा, लेकिन कितना वहाँ तक पहुँचेगा ये भी है। जैसे भी मनीष जी कह रहे हैं राज्य सरकार चाहे तो, यदि सिस्टम चाहे तो जो चाहने वाली जो बात है कि वो वहाँ तक पहुँचे तो सही, और कितने समय में ये मदद पहुँचेगी वहाँ तक, तो ये अभी तक हमारे पास में ग्रामीण क्षेत्र का आंकड़ा नहीं आया। ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग बेरोजगार हुए। अब जैसे अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ से यदि राज्य सरकार चाहे तो वहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा या फैक्ट्रीज लग जाएंगे, ऐसा कुछ लग जाएगा। अभी बुंदेलखंड की बात करें, लगभग 2 लाख से 3 लाख के आसपास मजदूर वहाँ पहुँचा है पैदल चलकर। वो क्या काम करेगा वहाँ पर? उनको आना ही होगा ना, बिल्कुल उनको आना ही होगा, देयर इज नो चॉइस। लेकिन किसानों को जो दिया जा रहा है वो ठीक है, अच्छा है, उससे फायदा तो होगा, थोड़ी चीज़ें स्टेबल होंगी, थोड़ी सी। देखिए, जब चक्का प्रारंभ होगा, एक बार काम का इंडस्ट्री चलनी शुरू होगी तो वापस ये मजदूर अपनी अपनी जगह सेट हो जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ ये है कैसे वर्तमान में कोरोना के संकट से उबरा जाए, बड़ी समस्या ये है। मगर क्या आपको लगता है कि सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपयों के पैकेज का ऐलान कर दिया, ये 130-35 करोड़ जनता के लिए बहुत कम, बहुत छोटा है या और होना चाहिए? देखिए, अर्थव्यवस्था का आपकी जीडीपी का 20% उन्होंने 10% उन्होंने कर दिया, 20 लाख करोड़ कर दिया। और जीडीपी क्या है? एक कंपनी का टर्नओवर है। आप समझिए, एक कंपनी में अगर 100 करोड़ का टर्नओवर हो और 2 करोड़ का लाभ हो तो हमारे पास खर्च करने के लिए 2 करोड़ होते हैं। और अरे आपका तो 100 करोड़ का टर्नओवर, 10 करोड़ खर्च करिए, 10 करोड़ से खर्च कराएंगे। विश्व के कुछ दूसरे देशों ने 15% या उससे ज्यादा 19-20 के आसपास किया है, जहां पर आबादी, मान लीजिए अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका डेवलप कंट्री है, अमेरिका में सारी बुनियादी सुविधाएं वहां के लोगों को मिलती हैं, उसके बावजूद उसने सिर्फ 30-32 करोड़ आबादी वहां की है, उसके बावजूद उसने 15% के आसपास पैकेज का ऐलान किया। यही तो मैं कह रहा हूं, उसका रिजल्ट आता है। जहां आपके हाथ में हर व्यक्ति को पहुंचे तो 15,000 का एवरेज आता हो, वहां क्या होने वाला है? हमें अगला बड़ा काम जनसंख्या के नियंत्रण पर करना होगा। इस देश में ये माइंडसेट बनाना होगा कैसे जनसंख्या रोकी जाए, तभी तो एवरेज आएगा। भाई, जहां उसकी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और उनकी जीडीपी हमारे देश के बराबर है,
तो वो हमसे 100 गुना ज्यादा खर्च कर ठीक है, पाएंगे। मगर अजय शर्मा जी, एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल लोगों के जहन में यह आ रहा है कि जब स्थितियां सामान्य तरीके से चल रही हो और सब कुछ ठीक ठाक हो, नुकसान ना हो, घाटे में कंपनियां या सेक्टर ना हो, और अचानक किसी आपदा की वजह से कुछ नुकसान हो गया हो, उसकी भरपाई के लिए सरकार जो अनाउंसमेंट करती है उसका फायदा तो मिल जाता है। लेकिन कंपनियों की कमर तो पहले से टूटी हुई है, हमारा उद्योग जगत तो पहले से बिखरा पड़ा है, हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था तो पहले से टूटी पड़ी हुई है। तो जहां इतना सारा नुकसान पहले से ही हो रखा था, पर्यटन विभाग से लेकर के अलग अलग एमएसएमई या दूसरे तमाम सेक्टर हैं, इस दौर के अंदर इस किस्म की सहायता से क्या दोबारा रिस्टैंड करने की कोशिश है या फिर मौजूदा वक्त में थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश है? मुझे लगता है रीस्टैंड करने की कोशिश है, ये मरहम नहीं है, रीस्टैंड करने की कोशिश है। आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको गति देने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए बार बार जो कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बने और काम करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और लोगों से जिस तरह से अभी हमने देखा था कि घरेलू उड़ानें शुरू की जा रही थी, ट्रेनें शुरू की गई, बसों की बात आ गई, फिर अभी टैक्सी की बात आ गई, यानी कि आर्थिक गतिविधियों को गति दी जाएगी, रीस्टैंड किया जाएगा, और और कोरोना वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा, वो ज़िंदगी का हिस्सा है। और वो जो WHO की रिपोर्ट करेगी 1 साल से या 2 साल से पहले वो नहीं जाने वाला है। और तो मैं अभी हालिया जो रिपोर्ट है उसकी तरफ से बताऊं कि मनीष गुप्ता जी, अजय शर्मा जी, कि WHO की तरफ से ये कहा गया कि शायद कभी कोरोना वायरस का ये वायरस कभी खत्म ना हो, इसलिए सीखना होगा इसके साथ रहना, जैसा कि एड्स के साथ लोगों ने रहना सीख लिया, उसके बचाव के साथ में, डेंगू के साथ में, या फिर दूसरी ऐसे कुष्ठ रोग है उसकी वो सारे वायरस या बीमारियां हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हमारी सारी प्लानिंग, हमारी सारी नीतियां, हमारी सारी योजनाएं उसी को जहन में रख करके तो रिस्ट्रक्चर किए जाने की जरूरत है। अब बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, वही सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे कहूँ कि वो जो एक फार्मूला था हर्ड इम्यूनिटी का, उसको शायद वो यूज़ करने की कोशिश कर रही है। इससे कितना फ़ायदा होगा, यदि इसका फ़ायदा हुआ तब तो हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर क्या हर्ड इम्यूनिटी का कामयाब हो पाएगी, ये अभी कुछ दिनों में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो बता रहे हैं, तो उस पर भी संशय है। यदि ये कामयाब नहीं हुआ तो स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से अब नहीं, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए सरकारों को, या किस दिशा में सोचना चाहिए, या ये हालात, ये दौर किस दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है? देखिए, ये हालात जो है इस दौर ये सोचने में मजबूर कर रहा है कि हमें अपना खुद ध्यान रखना पड़ेगा, हमें जागरूक रहना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें ज़िंदगी को पटरी पर लाना पड़ेगा। हमें तभी हम जी पाएंगे, अदरवाइज कब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे, कब तक हम इस तरह से जो है राहत पैकेज की उम्मीद करते रहेंगे। तभी उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनिए। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना है, काम कीजिए, आप जो जहां पर हैं, जो काम आपको मिल सकता है वो काम करने की कोशिश करें। यदि आपके पास में आत्मनिर्भर आज आप बना रहे हैं, जबकि इस कोरोना के महामारी के बीच में मनीष गुप्ता जी, आत्मनिर्भर तो आपको शुरू से बनाना चाहिए था। आप सरकार के पास में बजट है, पैसा है, लोगों के टैक्स के जरिए से आता है, इकट्ठा होता है। आप शुरू से ही कि हम ये पैसा लगा रहे हैं, इन चीजों को डेवलप कर रहे हैं, आप लोग अपने अपने तौर पर हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट, हर शख्स आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन देखिए, मोदी जी ने आज ये समझ लिया कि कोरोना जाने वाला नहीं है, इसलिए वो शुरू से ही बांटने की जगह लोन देने की प्रवृत्ति पर आ गए। अब हमें इसके साथ रहना है, तो हमें कुछ बड़े उपाय अपनाने होंगे, जैसे बड़ी पेंशन्स कट मारनी होंगी, जिनको भी 30,000 40,000 ज़्यादा पेंशन मिलती हैं उन्हें रोकनी होगी। हमें इनकम टैक्स के लिए एक बार फिर एक ऐसी स्कीम लानी होगी जहां मामूली सी पेनल्टी पर लोग अपना ब्लैक मनी को डिस्क्लोज कर दें। इसके अलावा हमें जो बेनामी ज़मीन हैं उस पर इमीडिएट काम करना होगा, उनकी ज़मीनें तुरंत के तुरंत जब्त करनी होंगी, है ना। सोने को लेकर कोई हमें ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा कि किसी भी परिवार के पास 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, इससे ज़्यादा सोना है तो उसे सरकार को देना ही पड़ेगा। आपको उसका बॉन्ड मिलेगा, उसकी इंटरेस्ट मिलेगी। मंदिरों के पास कई 100 टन सोना पड़ा है, बिल्कुल, वो पकड़ना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे देश में कई सारे वक्फ बने हुए हैं, मस्जिदों के ट्रस्ट बने हुए हैं, उनके पास जितनी जमीन पड़ी है वो सरकार उनसे ले ले, उसके बदले में उन्हें एक फिक्स राशि दे जो उनके बेनिफिशियरी को जाए, और सरकार उस पर वो काम करे और उससे इंडस्ट्री चले, प्रॉपर्टी लॉक्ड ना रह जाए। देखिए मनीष जी, बिल्कुल सुझाव अच्छा है, सुझाव अच्छा ऐसा होना चाहिए। और जो बात हो रही थी, आत्मनिर्भर की बात हो रही थी, ये मोदी जी बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। जो मेक इन इंडिया की बात थी, स्किल इंडिया की बात थी, वो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। लेकिन अब जो है
ज़्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा जब देश को संबोधित किया कि आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाने की कोशिश करें, जब ब्लैक डेथ की मैं बात कर रहा हूं, वायरस की बीमारी की, जिस तरीके से पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज का उदय हुआ, किस तरह से उन्होंने जो है अपने आप को खड़ा किया, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। यदि आप थोड़ा सा उसके बारे में सोचें कि जब वो कंट्री खड़े हो सकते हैं, जब जिन्होंने इतनी मौतें देखी हों, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से टेक्नोलॉजी पे काम किया, कम पैसे में काम किया, किस तरीके से उन्होंने लंबी समुद्री यात्राएं की, और आज वो इतने रिच हैं, समृद्ध हैं, तो क्या हिंदुस्तान जो है, जिसके पास में इतना टैलेंट है, इतनी योग्यता है और इतनी मैन पावर, खड़ा नहीं हो सकता है? हो सकता है। अरे सर, तो मुफ्त में नहीं खड़ा होगा, उसको पैसा दिया जाए, व्यापार करे, पैसा भी चुकाए, ब्याज भी चुकाए और फिर खड़ा हो। आप मुफ्त देकर किसी भी देश की इकोनॉमी को सस्टेन नहीं कर सकते। मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे, देखिए मुफ्त की जो बात है वो एक अलग सब्जेक्ट है, यहाँ पर लोन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो अगर आपको पहले किसी को जिंदा तो करना पड़ेगा, जिंदा तो आप कर नहीं रहे, लोन से थोड़ी जिंदा होगा, थोड़ा डायरेक्ट बेनिफिट तो दीजिए। जो कामगार है, मजदूर है, देखिए जो कामगार है, मजदूर 2 महीने में खराब हुई है। अरे जो मजदूरों की स्थिति पिछले 10 साल से खराब है। आज ये स्थिति कैसी है कि हमारा मजदूर इतना नहीं कमा पाया कि 15 दिन का इंतजाम कर सके? 10 साल नहीं, मजदूरों की स्थिति तो शुरू से खराब है। हमें इसको कंक्रीट काम करना होगा। दोनों वर्ग की स्थिति बहुत खराब रही है। क्या अब एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नई तकनीकी प्रयोग के जरिए से वहां पर फसल और ज्यादा पैदा हो, वहां पर खर्चे और कम हो? जब्बार भाई, ये मामूली कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क नहीं खड़ा कर पाया। अमेरिका जैसी कंट्री में अगर गेहूं इतने बड़े स्तर पर पैदा किया जा सकता है, पैदा होती है वहां पर चीजें, लोगों को ऐसा लगता है कि अमेरिका में खेती कौन करता होगा, मगर गेहूं की पैदावार वहां की देखा जाए। जब्बार भाई आप सही कह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो खेती है उसको साइंटिफिक तरीके से करने की जरूरत है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे बच्चे वो तो खेती करना नहीं चाहते, कौन एग्रीकल्चर में जो है पढ़ाई कर रहा है? वही परंपरागत तरीके हैं, वही चले आ रहे हैं, वही सब कुछ हो रहा है। जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं वो जो है कुछ कर रहे हैं। अगर बच्चे काम नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जमीन पर आज भी जनसंख्या का दबाव बहुत है, उस पर निर्भर रहने वाले लोगों का। तो जितने लोग खेती कर रहे हैं वो भी ऑलरेडी ज्यादा हैं। हमें नए एवेन्यू तलाशने होंगे। आपकी बात सही है, साइंटिफिक तरीके से खेती करनी होगी, उनकी स्टोरेज की व्यवस्था वहीं करनी होगी। हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का जाल बिछाना होगा, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के हब बनाने होंगे, ताकि जो प्रोड्यूस क्रिएट होता है उसको स्टोरेज कर पाए और समय आने पर वो अच्छे दामों पर बिक सके, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन इतनी इजी रहे कि जहां उसकी आवश्यकता है वहां कम समय में और सवाल ये कंट्रोल्ड कंडीशन में पहुंच सके। जो एक हम भारतीयों की मानसिकता है, जैसे एग्रीकल्चर को लेकर के अभी अजय शर्मा जी कह रहे थे कि जो कोई पढ़ता लिखता नहीं है या कुछ कर नहीं पाता है वही शख्स खेती करता है। खेती को, एग्रीकल्चर को बाय चॉइस यहां पर एक बिजनेस के तौर पर डेवलप किया नहीं किया गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे एक दोस्त का फोन आया, बोला यार मैं अपनी बेटी को जो है एग्रीकल्चर में बीएससी करा रहा हूं। मैंने क्यों? बोले यार बहुत अच्छा बिजनेस है, अगर वो पढ़े लिख के एग्रीकल्चर में जाएगी और एक अच्छा फार्मर बन सकती है तो कितना पैसा कमा सकती है। आप अमेरिका को देख लो, यूरोपियन कंट्रीज को देख लो। मैंने आपकी बात बिल्कुल एकदम सही है। यदि देश का हर युवा ये सोचे या ग्रामीण क्षेत्र के जो पेरेंट्स हैं वो सोचे अपने बच्चे को जो है एग्रीकल्चर में बीएससी कराएं। और सरकारें क्या करती है सर? देखिए अभी मौजूदा वक्त में अगर देख लिया जाए, दूरदर्शन के कुछ चैनल्स पर कुछ प्रोग्राम्स आ जाते हैं, रेडियो पर कुछ प्रोग्राम चले जाते हैं। सरकार को लग रहा है कि हम जो है खेती करने के लिए जो नहीं। जो लोगों ने क्या कर रही है, मैं कह रहा हूं कि प्रोफेशन, एक सेकंड सर, मेरा सवाल ये कि एग्रीकल्चर को एज ए प्रोफेशन चूज करना लोगों की मानसिकता में प्रेफरेंस के तौर पर क्यों नहीं आ पाया? देखिए सेट करना पड़ेगा, ये सेट करना पड़ेगा। सर, दिल्ली में ग्रीन रिज के आसपास करौलवा के एक तरफ लगभग 300 एकड़ क्षेत्र में एक बड़ा एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है। वहां हर मतलब अनाज की जाति प्रजाति पर
बेहद बड़ी रिसर्च होती अरे है। यहाँ किसानों को भी नहीं, करने की सवाल जरूरत है कि किसान बहुत- काम कर मैं सकते कह हैं, रहा कर हूं सकते हैं। जंगल नहीं पा रहे। में मोर नाचा किसने देखा? वही किसानों बात को है लेकर ना। के इतना बड़ा- किसानों को लेकर के ये भारतीय मानसिकता कृषि डेवलप रिसर्च करने के लिए अनुसंधान दूसरे केंद्र सेक्टर बना के हुआ है। तरीके से किसानी या फिर फार्मिंग को क्यों नहीं सरकारों ने लिया? हमारे 71-72 वर्षों के बीच में हमारी सरकारों ने, दोष तो सरकार के ऊपर है, इस दोष से कोई भी सरकार मुक्त नहीं हो सकती। हाँ, किसी ने काम कुछ ज्यादा किया है, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन सवाल यह कि अभी भी किसानी करना एक गाली लगता है। वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग जो गांव पे रहना जिनकी मजबूरी है, वही लोग मजबूरी में किसानी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें ना तो ज्यादा कमाई है, इसमें ना तो ही ज्यादा इज्जत है। आप चूंकि वक्त की यहां समय सीमा है, वक्त खत्म हो रहा। आप दोनों मेहमानों का, अजय शर्मा जी आपका, मनीष गुप्ता जी आपका, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। लंबे वक्त को निकाल करके आप लोगों ने R9 टीवी के माध्यम से जनता तक, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपयों के पैकेज की दूसरी किस्त पर आज जो कुछ अनाउंसमेंट हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, या फिर मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से कहा गया है वो जमीनी स्तर पर हूबहू वैसे दिखेंगे, ताकि लोगों की जिंदगियों में आसानी हो सके, क्योंकि मौजूदा वक्त में यही तकाजा, इसीलिए लोग इंतजार कर रहे हैं।